और बुलेटिन का आगाज करते हैं जिसका नाम है दमदार समाचार लगातार। पंजाब सरकार ने कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में बेअदबी के मामले को लेकर नई एसआईटी गठित की है, जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। कोटकपुरा गोलीकांड की घटना की जांच को कोर्ट के आदेशों के मुताबिक 6 महीने में पूरी करने के निर्देश दिए गए। एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई में नई एसआईटी बनाई गई है। नए गठित एसआईटी में एडीजीपी एलके यादव, पुलिस कमिश्नर लुधियाना राकेश अग्रवाल और डीआईजी फरीदकोट रेंज सुरजीत सिंह कोटकपुरा गोलीकांड की घटनाओं के संबंध में दर्ज 2 एफआईआर की जांच करेंगे। तो आपको बता दें कि इस कमेटी में एडीजीपी एलके यादव भी मौजूद हैं। साथ ही पंजाब के कोटकपुरा गोलीकांड में एसआईटी का एक बड़ा खुलासा करने की उम्मीद की जा सकती है। सरकार ने जिस तरह से 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, उसके बाद पंजाब के कोटकपुरा गोलीकांड में एक नया खुलासा होने की संभावना जताई जा सकती है। तो आपको बता दें कि पंजाब के कोटकपुरा गोलीकांड में एसआईटी का गठन किया गया है। लंबे समय से एसआईटी के गठन की मांग की जा रही थी। इस मामले को लेकर बहुत जल्द कुछ ना कुछ साफ हो जाना चाहिए। तो सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में एडीजीपी एलके यादव, डीआईजी फरीदकोट भी शामिल किए गए हैं। ऑक्सीजन के लिए देश भर में मची अफरा तफरी के बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बड़ी मांग उठाई है। ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन को लेकर आ रही समस्याओं की वजह से अनिल विज ने मांग की है कि ऑक्सीजन प्लांट्स का संचालन और नियंत्रण सेना या अर्धसैनिक बलों को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और निरंतर संचालन के लिहाज से यह कदम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की सुरक्षा होना जरूरी है। विज ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, अगर किसी में कोई गड़बड़ आ जाती है या रुक जाता है तो इलाके के लोगों की सांसें रुक जाती हैं। इनका स्मूथ चलना और इनकी सुरक्षित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा है कि इनका संचालन और इनकी देखरेख सेना या अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दी जानी चाहिए, ताकि ये सुरक्षित भी रहे और इनकी मैनेजमेंट भी ठीक रहे। नहीं, हमने सब जगह पर बराबर काम किया है, चाहे शहर है चाहे गांव है, और सब जगह पर हमारी टीमें रेगुलर स्तर पर विजिट करती हैं। और अस्पतालों में भी हमारे जो शहर हैं वो गांव और शहर नज़दीक है हरियाणा में, और सबका समान रूप से इलाज किया जा रहा है। आज सबसे आवश्यक तो आपको बता दें कि अनिल विज ने कहा है कि कोरोना पर मार कसने के लिए हमें ज़रूरत है कि सेना और अर्धसैनिक के जो जवान हैं उनकी भी सुरक्षा में तैनाती की जाए। तो हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जितने भी ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं उनकी देखभाल के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की मदद लेनी चाहिए। आपको बता दें कि बाकी तमाम राज्यों की तरह हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार तेज़ी के साथ बढ़ रही है। हरियाणा में रोज़ाना मरीजों की जो तादाद है, मरने वालों की, उसमें भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। उत्तराखंड लक्सर के खेड़ी खुर्द गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक पक्ष ने कब्रिस्तान से महिला को दफनाकर लौट रहे कुछ लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। दरअसल लक्सर के खेड़ी खुर्द गांव के 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर पिछले लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। बताया गया कि आज गांव में एक महिला की मौत हुई थी, जिसमें बाहर से काफी लोग शामिल हुए थे। इसी दौरान जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष पहले से ही रास्ते में घात लगाकर बैठा था, जिसने दूसरे पक्ष पर धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक पक्ष के
2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना में आधा दर्जन लोग घायल भी बताए गए, जिनको हायर सेंटर उपचार के लिए भेजा गया है। क्षेत्र में खेड़ी जो गांव है, यहाँ पर इसकी सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आपस में काफी झगड़ा इनका बढ़ गया था। इसमें 3 लोग, जिसमें कुछ लोग घायल थे, जिसमें पता लगा अभी तक जो हमारे पास सूचना है 2 लोगों की इसमें डेथ हुई है अभी, और 1-2 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। तो अभी जब तक पूरा मामला समझ में नहीं आता, पूरा मामला को एक बार हम देख लेते हैं, तभी कोई चीज आगे बता पाएगी। हरियाणा में लोगों को डोर टू डोर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मरीज और उनके परिजनों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सीएम मनोहर लाल के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने इसे लेकर जिला के नोडल अफसर्स और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिवों के साथ बैठक की। इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। डॉक्टर अमित अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोडल अफसरों और रेड क्रॉस सचिवों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संकट काल है और हमें ठीक उसी तरह कार्य करना होगा जिस तरह विपरीत परिस्थितियों में एक सैनिक सीमा पर युद्ध लड़ता है। उन्होंने कहा कि इस संकट काल में बहुत से कोविड ग्रस्त मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इसके अलावा अन्य बीमारियों से ग्रस्त बहुत से मरीजों को निरंतर ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने की सुविधा शुरू होने से मरीजों को काफी फायदा होगा और उन्हें और उनके परिजनों को सिलेंडर रिफिल कराने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वहीं सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर भी इससे अंकुश लगेगा। पीएम मोदी पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन द्वारा किया गया ट्वीट ट्रेंडिंग में चल रहा है। दरअसल हेमंत सोरेन ने ट्वीट में लिखा था कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्हें सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनी जाती। हेमंत सोरेन के इस ट्वीट के सामने आने के बाद बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ताओं ने झारखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी का दौर चला दिया। हालांकि अभी हेमंत सोरेन की तरफ से पलटवार नहीं किया गया है। वैसे झारखंड भी देश के उन राज्यों में शामिल है जहां पर कोरोना ने बुरी तरह से कहर बरपाया है। उत्तराखंड के सितारगंज में उप जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र के आदेश पर गुरुवार शाम राजस्व विभाग और खाद्य विभाग में संयुक्त रूप से नगर के व्यापारियों के तेल के गोदाम में छापेमारी की गई। बताया जाता है कि प्रशासन को सरसों के तेल में मिलावट की शिकायत मिली थी। छापे में गोदाम में एक्सपायरी डेट का तेल मिला। व्यापारी स्टॉक और लाइसेंस भी नहीं दिखा पाए। टीम ने सैंपल जांच को भेज दिए हैं। वहीं गोदाम मालिक को 7 दिनों में लाइसेंस दिखाने को कहा गया है। ये जो है शिकायत आई थी इस पर तेल की मिलावट हो रही है करके, तो प्रशासन एसडीएम महोदय का फोन आया था। उस बिहाफ में यहाँ पे जो है सैंपलिंग की जा रही है और सरसों के तेल की सैंपलिंग करी है हमने। साथ ही जो खराब तेल था उसको फिटवाया भी गया है। बाकी एक्सपायर है इसको भी अलग करवाया गया। इसके अलावा ये सैंपलिंग ली गई है, कितने ब्रांड के तेल यहाँ मौके पे? तेल के तो 2 ब्रांड हैं यहाँ पे और बाकी सारे ब्लेंडेड ऑयल्स हैं और जो है 3-4 ब्लेंडेड ऑयल्स हैं। और जो अन्य बता रही हैं आप वो क्या है ब्रांड? उसमें है एक महक है, एक अंशिका है और 1-2 और हैं, याद नहीं आ रहे हैं। इसकी सैंपल जो दिए गए हैं उसकी जांच के बाद में आई जाती है तो कार्रवाई होगी क्या? जी बिल्कुल, उसमें जो है कार्रवाई है। अगर सैंपलिंग में नमूने में कोई भी अगर शिकायत आती है तो उसके बाद फिर इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, लाइसेंस वगैरह की जो प्रक्रिया होती है वो जो है इन्होंने नंबर उपलब्ध कराया, लेकिन उसका पूरी कॉपी इनके पास अभी फिलहाल नहीं है। ये जो है हफ्ते में अगर हमें उपलब्ध करा देंगे तो ठीक है, नहीं तो उसके खिलाफ भी इनके फिर कार्रवाई। उत्तराखंड के रुड़की में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब और भी ज्यादा सख्त हो गया है। पुलिस ने अब सड़कों पर बिना किसी वजह घूमने वाले लोगों पर सख्ती दिखाना शुरू किया है, जिसके चलते पुलिस बल अब सख्ती के साथ सड़कों पर उतर आया है। प्रशासन ने क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया हुआ है। इस कर्फ्यू में सिर्फ जरूरी सामानों को छोड़कर अन्य तमाम तरह की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे हैं। ऐसे दुकानदारों पर अब पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू की है। इतना ही नहीं, पुलिस ऐसे दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर रही है। बजे बाद कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। सारी दुकानें बंद हैं, उसमें केवल मेडिकल की दुकानों को छोड़ करके। इसी क्रम में इन्फोर्समेंट के लिए सारे पुलिस बल के साथ हम लोग निकले हुए हैं। इसमें बड़े व्यापारियों को सहयोग मिल रहा है, लेकिन जो छोटे व्यापारी जो विशेषकर ठेली वाले हैं
ये लोग थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी चालान करते हुए कार्रवाई करते हुए। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने कहर बरपाया हुआ है। वहीं ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में कुछ लोग पुलिस थाने पहुंचे और सड़कों पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी कोरोना योद्धाओं के जज्बे को सैल्यूट किया। उनका फल फ्रूट और जूस बांटकर हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि देश कोरोना महामारी से परेशान है। ऑक्सीजन की कमी से लोग आए दिन दम तोड़ते जा रहे हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए सड़कों पर तैनात है। जो हम पुलिस वाले जो चौक पर खड़े हैं, पुलिस वाले भाई खड़े हैं, जो ये कठिन समस्या में, महामारी में, आपदा में जो हमारी सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, तो जो हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाने, उन्होंने एक ये MSG विंग फोर्स बना रखी है, गिरनेस वेलफेयर फोर्स बना रखी है, जो कि जनता की सेवा के लिए हर तरह तत्पर तैयार रहती है। चाहे भूकंप आया हो, चाहे बाढ़ आया हो, या कोई भी देश के अंदर आपदा आती है, तो हमारे गुरुजी हमारी विंग फोर्स को, वेलफेयर फोर्स को भेजते और ये सदैव आगे रह के हमेशा जनता की सेवा करते हैं। गुरुजी ने यही एक मानवता भलाई के 134 कार्य किए हैं, जिनमें आज एक काम ये भी है, अब जो पुलिस वाले भाई सरकारी मुलाजिम हमारे चौक पर धूप में, आंधी में, बारिश में खड़ा होकर सेवा कर रहे हैं, बड़े गौरव की बात है। हम उनका सम्मान करते हैं, बहुत बड़ा जज्बा है, तो आज हम ये सेवा कर। तो आप देख सकते हैं कि रेवाड़ी में भी कोरोना का कहर जारी है और यहाँ पर पुलिसकर्मी जिस तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं, तो स्थानीय लोगों ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए आज उनका स्वागत भी किया और उनको सैल्यूट करने के लिए उनके ऑफिस पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद हरदोई, बदायूं, सीतापुर और गौतम बुद्ध नगर में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि का गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगतों को 4 लाख रुपए की राहत राशि देने का भी ऐलान किया। सीएम ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा घायलों को समुचित उपचार कराने के निर्देश भी दिए गए। बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कुछ लोगों की मौत हो गई है। उसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कोरोना संकट से निपटने के लिए विश्व समुदाय की तरफ से राहत सामग्री का पहुंचना जारी है। यूरोपीय संघ के देशों नीदरलैंड, पोलैंड और स्विट्जरलैंड ने ऑक्सीजन, सांद्रक, वेंटिलेटर और मेडिकल उपकरण भेजे हैं। भारत सरकार ने इस मदद के लिए इन देशों का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पीएम ने मुख्यमंत्रियों से अपने राज्य का सही फीडबैक देने के लिए कहा। समझा जाता है कि आने वाले दिनों में पीएम कुछ सख्त उपायों का ऐलान भी कर सकते हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड मरीजों के लिए एक ऐसी किट तैयार की है जिसमें कोविड से बचाव के लिए तमाम एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ जरूरी उपकरण भी मौजूद होंगे। इन उपकरणों का इस्तेमाल मरीज न केवल अपनी हालत का अनुमान लगा सकते हैं, बल्कि दवाइयों का नियमित सेवन करते हुए भी कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। इसकी किट की कीमत 4 से 5 हजार रुपए बताई जा रही है। बता दें कि पंजाब पहले ही ऐसे किट मरीजों को मुफ्त में दे रहा है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में इस होम आइसोलेट किट का लोकार्पण किया। और फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी हैं दमदार समाचार लगातार। गुरु तेग बहादुर ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को दतिया के बग्गी खाना और ग्राम सीतापुर का दौरा किया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन का वितरण भी किया। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी से मास्क और 2 गज की दूरी की पालना करने का आग्रह किया। बता दें कि गृह मंत्री ने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने और सर्दी जुकाम और बुखार आने पर तत्काल रूप से डॉक्टर को दिखाने की हिदायत भी दी। दिल्ली सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी मीडिया हाउसेज, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल मीडिया या हो प्रिंट मीडिया, सभी के लिए एक सामूहिक कोविड-19 टीकाकरण अभियान आयोजित करने का फैसला किया है। सरकार मीडिया कर्मियों के लिए उनके कार्यालयों में टीकाकरण अभियान आयोजित करेगी। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया कर्मियों के लिए टीकाकरण करने का ऐलान किया है। चाहे वो मीडिया कर्मी प्रिंट से जुड़े हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और चाहे डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हों, तमाम पत्रकारों के लिए ये एक राहत भरी खबर दिल्ली से सामने आई है, जिसका ऐलान किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि जहां पर भी पत्रकार काम करते हैं, उसी संस्थान में मीडिया कर्मियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था मुहैया करवाई जाएगी। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना की जद में आम से लेकर खास हर व्यक्ति आता चला जा रहा है। रोजाना हजारों की तादाद में लोग अपनी जान से कर्मियों के लिए एक तोहफे के रूप में अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत की है टीकाकरण अभियान की। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से दिल्ली में खासतौर पर कोरोना बेकाबू हो रहा है और उसकी रफ्तार बढ़ रही है, उसे देखते हुए पत्रकारों का टीकाकरण अब जरूरी है। हरियाणा के रोहतक में पिछले 8 दिनों में 2,955 कोरोना संक्रमित केस मिल चुके हैं। इनमें से शहरी क्षेत्र में 1,793 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,176 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें टिटोली गांव में 70, खरकड़ा, बलंबा और खेड़ी महम गांव में 30, चिंडी गांव में 24, कलानौर और काहनौर में 20 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। इधर सीएम ने कहा कि गांव में विशेष स्क्रीनिंग कैंप लगवाया जाएगा। तो वहीं टिटोली गांव में गुरुवार को 3 और ग्रामीणों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना से मौत होने की पुष्टि नहीं की गई। स्वामी दीक्षेंद्र आर्य ने बताया कि तीनों मरीजों को बुखार की शिकायत थी। गांव में अब मरने वालों की कुल संख्या 35 के पार पहुंच चुकी है। जिले के सीएचसी और पीएचसी स्तर पर नियुक्त चिकित्सकों की ओर से गांव में तकरीबन हर तीसरे चौथे घर में बुखार, खांसी, जुकाम के मरीज होने का दावा किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि ग्रामीणों में युवाओं से लेकर बुजुर्गों का मानना है कि वो देसी उपचार से ठीक हो जाएंगे। इससे तबीयत बिगड़ जाती है और ये हाल हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के योगी सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद लोग बेवजह सड़कों पर घूमने से बाज नहीं आ रहे।
वहीं अब लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए खुद सड़कों पर डीएम और एसपी उतर आए हैं। इस दौरान उन्होंने कस्बों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिससे उन्होंने सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों को सख्त हिदायत दी और दूसरी बार दिखाई देने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। वहीं चेकिंग के दौरान एसपी ने लोगों से कहा कि वो बेवजह घर से ना निकलें और शासन के नियमों की पालन करते रहें। हरियाणा के फरीदाबाद के शाहपुरू गांव में पंचायती जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर उस वक्त हमला बोल दिया जब वो अपनी मां के साथ खेतों में जमीन पर सफाई कर रहा था। पीड़ित का कहना है कि आरोपी हथियारों से लैस होकर आया और लाठी डंडों से उनके परिवार पर हमला बोल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। मैं आज सुबह अब मम्मी के साथ अपने साथ आया था। 3 बच्चे में छोटे छोटे फावड़े कुल्हाड़ी थी, जिसकी मैं अपनी सफाई कर रहा था। मैं बड़े बूढ़े ने पात्रा गोबर वगैरह सफाई कर रहे थे अपने यहाँ पे लोट की। उसके बाद हमने तरोई मिट्टी मंगाई थी। उसने दबंग आदमी नैनपाल का नाम ले रहा था, विधायक बीजेपी का जोगेश नाम है, वह लगातार ब्लॉक मेंबर था। हमारी कानून कार्रवाई हुई पहले, जब हमारा समझौता हो गया। लेकिन आज मौजूद उसने अपने दोनों लड़के, एक लड़का फौजी है, एक दूसरा छोटा था नहीं था, एक बड़ा अपने खुद डंडा था, रोड फौजी पे रोड थी, उस पर डंडा था छोटे पे, पिताजी पे सारे पिस्टल मारू, कारी सी चीज ही, मेरे पिस्टल है, बंदूक है, क्या हथियार था इस पे। उसने आके मुझे धमकी फमकी, मैं मम्मी के रोड फोड पिस्टल गोली तो नहीं चलाई इसने, हाँ था हाथ में उसमें। ये थी सब कहानी। ये इसने, हम अपनी सफाई कर रहे थे, ये सफाई हम अपनी सफाई कर रहे थे, उसके फिर दबंग आके आदमी आके हम मारा पीटा सब। कितने लोग थे वो जिन्होंने हमला 3 थे सर। किस चीज से हमला किया आप लोगों को? एक रोड थी, एक पिस्टल थी, एक डंडा था सर, जिसके हमारे निशान पर रहे रोड के और डंडा के। पिस्टल के उसने चलाई नहीं थी सर। पुलिस को सूचना दे दी गई थी? दी थी, वो नौकर तुम ही आ जाओ। पुलिस बाद में आई थी, जब मैंने मीडिया के सारे में मीडिया आ रही है, मीडिया पहुंच गए, फिर पुलिस बाद में आई है। आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ, आपके माध्यम से मेरी सुनवाई होगी। पुलिस मेरे सामने करी है। पुलिस नौकरी, आप सरकारी अस्पताल में जाओ और मेडिकल कराओ, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। ये जमीन किसकी है? ये पंचायती जमीन है, ये हमारी नहीं उसकी जमीन। जबकि उसने कम से कम 1000 गज घेर रखी है, हमारी बड़े बूढ़े का भी घेर रखी है। उसके पे हम ये पुराना बिटोरा धर रखा है, ये ऊपर पूरा पेड़ वगैरह लगा रखे हमने। सर इसमें पुलिस को सूचना मिली है भाई 2 पक्षों का झगड़ा हुआ है। हम यहाँ मौके पे आए, पीड़ित पक्ष को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इनका जिन पर जो घायल हुए हैं उनका कुछ कहना था, क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, क्या है मामला? उनके ओर से ये कहा गया है कि भाई ये पंचायती जमीन है और दूसरे पक्ष इस पर कब्जा करना चाहते हैं। और फिलहाल वक्त हुआ एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुरु तेग बहादुर समूह नानक नाम लेवा सदपिता बहुत ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲ ਖੇਤ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब खबर पंजाब से, जहां पर किसानों की धान की बिजाई के लिए आज किसान कल्याण बोर्ड ने किसानों के सवालों के जवाब दिए। राज्य में धान की सीधी बिजाई की और बेहतरीन करने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग ने किसानों के साथ ऑनलाइन विचार विमर्श करके उनकी तमाम मुश्किलें सुनी, उनके सवालों के जवाब दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी की अध्यक्षता में कृषि अधिकारियों को आदेश दिए गए कि निश्चित हुए लक्ष्य पूरे किए जाएं। इसके लिए उन्होंने किसानों की मदद से क्लस्टर भी बनाए। राज्य के तमाम ब्लॉक्स के लगभग 700 किसानों ने कृषि विभाग के कार्यालयों के माध्यम से भाग लिया, जिसके दौरान किसानों ने धान की सीधी बुआई पर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना और कृषि विभाग के विशेषज्ञों के साथ खुली चर्चा की। इस दौरान कृषि आयुक्त डॉक्टर बलविंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि राज्य में भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है और कोविड-19 महामारी के कारण श्रम की कमी की वजह से किसानों को सीधे धान बोना चाहिए। कृषि विभाग के निदेशक डॉक्टर सुखदेव सिंह संधू ने कहा कि पिछले साल राज्य में लगभग 5 लाख हेक्टेयर में धान की सीधी बुआई की गई थी। इस साल इस पद्धति के तहत 12 लाख हेक्टेयर लाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रधान आरक्षक को मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल यहां महिला को पिटाई से बचाने के लिए पहुंचे आरक्षक पर शराब तस्करों ने हमला करके घायल कर दिया। हमले में प्रधान आरक्षक बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। वहीं आरोपी पीड़ित को घायल अवस्था में छोड़कर वो फरार हो गया। हालांकि बाद में चिमनगंज पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। सर, पिताजी मेरे पवासा थाने पर पदस्थ है, प्रधान आरक्षक की पोस्ट पे। बैच नंबर 909 है इनका। 100 डायल में इनकी ड्यूटी थी, रात की 10 से सुबह की 6 के दौरान। रात 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में इनके पास एक इवेंट आया। इवेंट के दौरान ये मंगल नगर कॉलोनी गए, जो कि आगर नागा पर स्थित है। वहाँ पर गए सर, वहाँ पे 7-8 लोगों ने इन पर हमला बोल दिया, इनको जान से मारने की कोशिश की सर, और इनके घाव इतने गहरे हैं कि ये बोल भी नहीं सकते। सूचना मिलने पर सर मैं इनके पास आया और तब से इनके पास यहीं पे हूँ। वरिष्ठ अधिकारी अब तक यहाँ पे आया? सर अभी तक तो वरिष्ठ अधिकारी एक भी नहीं आए यहाँ पे, ना थाने से कोई आया है, ना इनके हालचाल किसी ने पूछे। और सर जो भी घटनाक्रम हुआ ऑन ड्यूटी पे हुआ सर। कोरोना संक्रमण के कारण पैदा हालात के असर अब रेलवे सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। रेलवे ने पंजाब हरियाणा से चलने वाली शताब्दी और जन शताब्दी एक्सप्रेस समेत 18 ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द करने का ऐलान किया है। ये ट्रेन वाया अंबाला विभिन्न राज्यों को जाती हैं। 9 मई से इन ट्रेन को रद्द किया गया है। ट्रेनों में यात्री कम होने की वजह से फैसला किया गया। इसके अलावा अगर संदिग्ध यात्री कोई मिलता है तो उसकी स्वास्थ्य जांच भी करवाई जाएगी। अंबाला मंडल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं ताकि यात्रियों को इसकी जानकारी लग सके। स्टेशन पर यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग भी करवाया जा रहा है। इसके अलावा यात्रियों को निर्धारित समय पर ही प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाजत मिल रही है। बेंगलुरु के सीएम हाउस के बाहर आज उस वक्त हंगामा बरपा हो गया जब कोविड मरीजों ने रो रो कर लगाई गई अपनी इलाज की गुहार। मुख्यमंत्री से तमाम लोगों ने यही अपील की कि उनके इलाज की सहूलियत मुहैया उन्हें करवाई जाए। कोविड मरीजों का आरोप है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है और वैक्सीन को भी कुछ लोग गायब करने पर तुले हुए हैं, जिससे आम लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कोरोना संक्रमित मरीज बेतहाशा बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि जल्द ही कोरोना पर नकेल कसी जाएगी और इसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। तेल की कीमतों में एक बार आग लगने से लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। ताजनगरी आगरा में भी लोगों ने डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा।
राजधानी दिल्ली समेत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में भी रोजाना तेल के दाम बढ़ रहे हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल 102 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। महंगाई और लॉकडाउन के वक्त तेल की बढ़ी कीमतों ने लोगों को और मुश्किल में डाल दिया है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जुड़ने के बाद दोगुनी हो जाती हैं। वहीं रोजाना सुबह 6 बजे कीमतों में बदलाव किया जाता है। मेरा नाम हरिओम है। जी, क्या कहना चाहिए बढ़ती कीमतों को लेकर? बढ़ती में जो कीमतें बढ़ रही, चुनाव के टाइम में तो कम कर दी, यानी सरकार को लग रहा है कि हमारी सीटें आ जाएंगी, इसलिए उसने कीमतों में मतलब डाउन कर दी है। फिर उसके बाद जैसी चुनाव की नतीजा उसके बाद बढ़ा दी गई है। इस टाइम जो बता रहे थे, उस टाइम जब कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम जब पेट्रोल बढ़ रही थी, इन्होंने उस टाइम बहुत हल्ला किया था। और अब दोबारा इनकी बढ़ गई तो कोई दिक्कत, उन्हें कोई मतलब नहीं है इससे। अरविंद नाम है मेरा। जिस तरह से आप देख रहे हैं, बंगाल चुनाव में पूरी भाजपा पार्टी ने वहाँ पर सहयोग किया। जब तक कुछ नहीं था, जैसे ही वहाँ पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो जनता के ऊपर वो पेट्रोल डीजल के किसी ना किसी बहाने से मार रहे हैं। वो आम आदमी तो इससे बहुत परेशान है। जो रोज का कमाने वाला है वो क्या करे। हरियाणा में गुरुवार को 14,049 नए कोरोना संक्रमित मिले तो वहीं 167 मरीजों की मौत हो गई। साथ ही 12,246 मरीज ठीक भी हुए। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,16,239 हो गई है। इसी बीच प्रदेश में तेजी से फैल रहे संक्रमण को लेकर एक चिंताजनक जानकारी भी सामने आई है। दरअसल जीनोम जांच के लिए भेजे गए 2,857 सैंपलों में से 922 की रिपोर्ट आ चुकी है। इनमें से 40% सैंपल्स में दूसरे म्यूटेशन के एलिमेंट्स मिले हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा 81% सैंपल्स में यूके वेरिएंट मिला है। 12% में ऐसा वेरिएंट है जो चिंता बढ़ाने वाला है। 1% मामलों में ही ऐसा वेरिएंट मिला है जिसमें चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ सरकार को उम्मीद है कि 15 मई तक प्रदेश में दूसरी लहर का पीक आ सकता है। अब प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,50,000 तक जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा में कोरोना के 14,049 नए केस आए हैं, जिससे एक बार फिर हरियाणा सरकार की मुश्किल जो है वो बढ़ गई है। लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं ऑक्सीजन ना मिलने की, सैनिटाइजर मुहैया ना होने की। यहाँ तक कि सरकार से लोगों ने ये भी गुहार लगाई है कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा सबसे पहले मुहैया होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, उसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने बेकाबू प्रदेश में हो रहे हैं। एमपी की राजधानी भोपाल में जनता कर्फ्यू का असर दिखाई दे रहा है। सड़कों पर बेहद कम आवाजाही है, जिसकी वजह से शहर की रौनक एक तरह से गायब हो गई है। कोरोना के चलते पुलिस सख्ती के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करवा रही है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि हर कीमत पर कायदे कानूनों का पालन करवाना सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें कि देश के बाकी राज्यों की तरह ही मध्य प्रदेश में भी तेजी से फैल रही है कोरोना महामारी। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी में कोरोना कर्फ्यू का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। गलियां सूनी पड़ी हुई हैं। पूरे देश में महामारी के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं ऑक्सीजन की किल्लत होने से देश में कोरोना संक्रमित मरीजों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देश के कई इलाकों में ऑक्सीजन के नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और पुराने बंद पड़े प्लांट्स को फिर से शुरू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने शुक्रवार को गीता भवन ट्रस्ट चिकित्सालय में 25 लाख की लागत से तैयार हो रहे ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर संत समाज के कई लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज दिन भर अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र निकलजे उर्फ छोटा राजन की मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती रही, लेकिन इन तमाम अफवाहों पर खुद दिल्ली एम्स के जनसंपर्क अधिकारी बीएन आचार्य ने विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि छोटा राजन का फिलहाल इलाज चल रहा है और जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है वो महज अफवाह है।
आपको बता दें कि 61 वर्षीय राजन को 2015 में इंडोनेशिया से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वो तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन जब से उन्हें कोरोना संक्रमित पाया गया है तब से वो एम्स में एडमिट किए गए। कोरोना की चपेट में आने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में जब से भर्ती करवाया गया है तब से उनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस ने अपनी दबंगई दिखाते हुए किसानों के खेतों में जाकर सब्जियां नष्ट कर दी और खेत में काम कर रहे किसानों के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, किसान की सब्जी में लात मारी गई और मोटरसाइकिल की हवा तक निकाल दी गई। ये सब पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह की मौजूदगी में हुआ। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। बता दें कि पूरा मामला रीवा जिले के बीड़ा सोमरिया मार्ग का है। जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश शहर में लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए निकले थे। जैसे ही पुलिस की नजर इन किसानों पर पड़ी तो 2 पुलिसकर्मी एसपी की गाड़ी से उतरे। पहले एक पुलिस वाले ने किसान की सब्जी को लात मारी और दूसरे ने एक किसान की बाइक की हवा निकाल दी। मौके पर मौजूद किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस घटना से अब पुलिस की जमकर फजीयत हो रही है। क्या कार्य करते हैं यहाँ पे? हम खेती किसानी करते हैं। आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह आए एसपी साहब की गाड़ी आई तो वो हमारे पुलिस वाले ने वहाँ पे हम जा रहे थे, उधर से यहाँ पर सब्जी रखी थी तो बेफालतू को उन्होंने दौड़ा के मुझे मारा और पूरे पिठाने में यहाँ तमाम लाठी उट्टी है। ये हाथ में बिल्कुल हड्डी में चोट लगी हुई है और काफ़ी परेशान करते हैं। ये छोटे मोटे हम लोग किसान हैं तो थोड़ा सब्जी वाजी लेके बैठ जाते हैं, इधर उधर बेचते हैं तो बैलों जैसे बर्ताव किया जाता है हम लोगों के साथ। सब्जी भी उठा कर ले गए हैं क्या? सब्जी भी उठा के ले जाते हैं और पता नहीं कहाँ डालते हैं। आज कितनी मात्रा में सब्जी लेके गए? आज तो कम ही ले गए हैं। परसों वहाँ से बहुत सारी सब्जी ले गए हैं, कम से कम 10 बोरी। चालान भी काटते हैं क्या? चालान उलान नहीं काटे हैं अभी। कुछ पावती देते हैं? जब कुछ नहीं देते हैं। बैलों जैसे बर्ताव करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, अधधुंध पीटते हैं। यहाँ पे बोलते हैं एसपी का ऑर्डर है, ये है वो है, भगवान जाने। खेत में अपनी सब्जी तोड़ते हैं तब भी मारते हैं? हाँ, खेत में सब्जी तोड़ते हैं तब नहीं मारते हैं। अच्छा, सब्जी बिकन रहे थे भैया यहाँ। हाँ। क्या आज क्या घटना हुई सवेरे? आज ये कि सब्जी बिकन रहे थे तो मार रहे थे सबको, पब्लिक को। कौन मार रहा? पुलिस वाले। पूरी घटना बताइए जो हुआ हो। पुलिस को किया गया? ये मार रहे थे, हम लोग सब्जी लगा रहे हैं, मार रहे थे, भाग रहे थे हम लोग। सब्जी ले जाते हैं क्या? कैसे क्या? सब्जी ले जाते हैं, जो आप पाते हैं उठा के ले जाते हैं गाड़ी में। कौन ले जाता है वही बताइए। पुलिस वाले ले जाते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते कुछ नहीं है, ले जाते हैं बस। पैसा देते हैं? पैसा नहीं देते हैं। कुछ जब्ती करते हैं तो कुछ नहीं। आपकी रसीद नहीं। एमपी के रीवा जिले के हनुमान थाना अंतर्गत पुलिस ने नशीली दवाइयों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 240 सीसी कोरेक्स और 1 किलो 50 ग्राम गांजा के 7 आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपियों में नगर परिषद का कर्मचारी भी शामिल है। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। सूचना मिली थी कि हनुमाना का अनूप गुप्ता है, वो कोरेक्स की खेप ले जा करके और अटरिया में ननकू गुप्ता को सप्लाई करने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पे हमने अटरिया जा करके रेड कार्रवाई की तो 2 लोग संदिग्ध मिले अटरिया स्कूल के पास हाईवे किनारे। एक पुलिस को देख करके एक आदमी पैदल खेतों तरफ भाग गया, दूसरा आदमी अपनी एक ग्लैमर गाड़ी के साथ पकड़ा गया, जिससे पूछताछ पर पता चला कि अनूप गुप्ता है और उसके कब्जे से मतलब एक झोला था, उसमें 3 बंडल थे कोरेक्स के, ऑनडेक्स कफ सिरप के, जिसमें कुल 90 शीशियाँ थी। फिर वहाँ पे उस ऑनडेक्स कफ सिरप के संबंध में पूछताछ की गई तो जिसने बताया कि मैं अन्य जो और खेप है ये हमारी मांगलिक भवन है, मंगल भवन नगर परिषद का, उसके ऑफिस में मैं मतलब रखा हूँ और वहीं से ला करके सप्लाई करता हूँ। फिर वहाँ से आ करके मंगल भवन को खुलवाया गया। चौकीदार से पूछा तो चाबी नहीं थी, जिसकी चाबी अनूप गुप्ता के पास थी। और चौकीदार से पूछा गया कि ये जो कमरा है या ऑफिस किसके पोजीशन में रहता है। उनने बताया कि क्या नाम है उनका, शादी है उनके पास रहती है। मौके पर उनको भी बुलवाया गया, उनके समूच खोल करके और मंगलिक भवन के कमरे को चेक किया गया। उसमें 150 सीसी और ऑनडेक्स कफ सिरप तथा 1 किलो।
हरियाणा के पलवल में कोरोना संक्रमण के दौर में जिला नागरिक अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। स्टाफ की कमी भी मरीजों के इलाज में आड़े आ रही है। आइसोलेशन वार्ड में दाखिल मरीजों के तीमारदार खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहे हैं। यहाँ तक कि तीमारदार दवाइयाँ भी बाहर से खरीद कर लाने पर मजबूर हो रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए यहाँ सिर्फ 2 डॉक्टर और 1 नर्स की ड्यूटी लगाई गई है। इसका खामियाजा संक्रमित मरीजों के साथ साथ उनके रिश्तेदारों को भी भुगतना पड़ रहा है। नागरिक अस्पताल आइसोलेशन वार्ड में जहां 60 ऑक्सीजन वाले बेड हैं जो बिल्कुल फुल हैं, वार्ड में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने बताया कि यहां किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर्स केवल कभी कभी वार्ड में आते हैं। मरीजों की देखभाल अच्छी तरह से नहीं हो पा रही। कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा जैसा कि आपको पता है रोजाना बढ़ रहा है। वे खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडरों को बाहर से अंदर ले जा रहे हैं और अपने अपने मरीजों को लगा रहे हैं, जबकि सारा काम अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों का होता है। साफ सफाई भी कुछ ऐसे देख लो, जैसे ये कुछ साफ सफाई क्या है। सवेरे क्या क्या सुविधा दे रखी है आप लोगों को यहाँ पे जो मरीज हैं उनके लिए? सुविधा क्या दे रखी है? बस ये ऑक्सीजन की सुविधा है। आपके रहने के लिए कोई व्यवस्था है? रहने की व्यवस्था नहीं, यहीं पड़े रहते हैं। दवाइयाँ कहाँ से लाते हैं? दवाइयाँ बाहर से आती है। कुशलीपुर से मेरी बहन है, ये गुलाब में आई है। अरे ये जो है ना कल भी आए थे हम, जब भी परेशानी बनी। अब हम जो है ना अब जो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, ना ऑक्सीजन है ना बेड है। क्या करें अपने को? हम तो जो भी कह रहे हैं कि मिन पीके तक पहुंचवा देते हमारी बहन को, ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाता है तो कुछ नहीं होना जी। हम क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब के पैर भी पकड़ लिया कर लेते जी। क्या करो भाई, है ही नहीं मेरे पास, क्या करूँ? आपको किसने भेजा यहाँ पे? नहीं जी, कल से परेशान है, प्राइवेट में भी लेके। अब क्या करें, मजदूर आदमी कहीं भी जगह नहीं मिल पाई। सारी व्यवस्था है, पर पेशेंट कभी भी कोई सिक हो जाता है तो उसके लिए एकदम से भगना पड़ जाता है। 15 तारीख से हम ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे कोविड में। जब से कोविड चल रहा है, जब से हम यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, मुझे तो आपका ज़्यादा खतरा लग रहा है कि आप बिना पीपी किट के, बिना ग्लव्स के एकदम से अंदर आगे नहीं। कुछ हमने कम से कम ग्लव्स जो वो तो पहन रखे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, इससे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आपके स्टाफ है जो उनके पास भी नहीं है ग्लव्स, उनके पास सारी व्यवस्था है भाई साहब, सारी व्यवस्था है, सारी वो बड़े भाई प्रोटोकॉल मिल जाती है, सारी चीज़ जो पेशेंट पहन के आ जाता है। पर एकदम से किसी को कुछ हो जाता है तो उसके लिए एकदम से भागना पड़ता है। इस वजह से अपनी वो रिस्क लेने का भी। कितने वार्ड में कितने डॉक्टर की व्यवस्था है आपके यहाँ? आप अकेले कितने लोगों को देख रहे हो? यहाँ पे हर वार्ड में हर टाइम ड्यूटी है। जैसे यहाँ पे वार्ड है, उधर आईसीयू एक वार्ड है, ऊपर आईसीयू है, सारी व्यवस्था है, सारे डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। गुस्सा, उनकी नाराजगी। तीमारदारों का यही कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से उन्हें बाहर से सिलेंडर खरीद के लाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा भी जा सकता है कि किस तरह से मरीजों के रिश्तेदार हरियाणा के पलवल में परेशान हाल हैं। और फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 1 से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने।
स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरियाणा में भी कोरोना लगातार पांव पसारता जा रहा है। कोरोना लगातार लोगों को अपनी जद में ले रहा है। इसी कड़ी में अब रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक नायाब कदम उठाया है। दरअसल रेड क्रॉस सोसाइटी के 15,000 वॉलंटियर्स अब हरियाणा में कोरोना की कमर तोड़ने का काम करेंगे। कोरोना से जूझ रहे पीड़ितों के लिए अब रेड क्रॉस सोसाइटी आगे आई है। हरियाणा प्रदेश में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स मदद करते हुए नजर आएंगे, जिससे पीड़ितों को किसी भी काम के लिए घर से बाहर ना निकलना पड़े। साथ ही कोरोना पीड़ितों के लिए भारत विकास परिषद के साथ मिलकर 90 बेड्स का हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जिसका उद्घाटन जल्द किया जाएगा। कि हमारे कम से कम 15,000 वॉलंटियर हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में। इस समय जिनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अभी 2,500-3 हज़ार वॉलंटियर हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं। अभी हरियाणा सरकार की तरफ से ये निश्चय लिया गया है कि जो कोरोना के केस हैं, पॉजिटिव केस हैं, वो घरों में आइसोलेट हैं, उनको जो ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाना पड़ता है तो वो उनका परिवार का कोई बंदा जाता है जिसको हो सकता है कोविड हो, वो दूसरों को भी फैलाएगा। उनको दिक्कत भी होती है क्योंकि वो सदमे में वैसे होते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए रेड क्रॉस आगे आई है। इसी तरह से पूरे हरियाणा प्रदेश में ये 22 के 22 जिलों में हमने ये गतिविधि शुरू कर दी है, जिसको सिलेंडर के लिए अब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। रेड क्रॉस के वॉलंटियर ही इसमें सेवा करेंगे। सर, अगर बात करें कोरोना काल में कुछ अंतर्राष्ट्रीय, आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी हरियाणा में आ रही है, और आ रही है तो क्या डिटेल्स? हमारे जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है दिल्ली के अंदर, हमारा जो हेडक्वार्टर है, हम जो भी मदद लेते हैं उन्हीं के माध्यम से लेते हैं। वहां से अभी फ्रांस से हमारे को एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए हैं, तो 40 जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो आए हैं हमारे पास, वो अभी फरीदाबाद को दे दिए गए हैं। वहां पर सेक्टर 14 में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक भारत विकास परिषद ने भी वहां पर 50 बेड का हॉस्पिटल शुरू किया है रेड क्रॉस के उसी प्रेमिसेस में। तो कुल मिलाकर के ये 90 बेड का यहाँ पर हॉस्पिटल अब बन चुका है, जहां पर जो कोरोना के पॉजिटिव केस हैं, जिनको बेड की दिक्कत आती थी, तो वहां पर ये मदद हमने लागू कर दी है। और ये 8 तारीख को जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। माननीय राज्यपाल महोदय इसका उद्घाटन। यूपी के शामली में कोरोना काल के दौरान भी बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन की लापरवाही कहें या आमजन की लापरवाही, फिलहाल तो बाजारों में कोरोना काल के दौरान भी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शामली से सामने आई है तस्वीर। शहर के कुछ व्यापारी प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। बता दें कि शामली जिलाधिकारी ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान समय में तब्दीली की है और सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आवश्यक सेवाओं समेत फल, सब्जी और किराने की दुकानों पर छूट दे रखी है। लेकिन शहर में कुछ दुकानदार जैसे रेडीमेड, ज्वेलर्स, मोबाइल शॉप, ऑटोमोबाइल जैसे दुकानदार प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर भी दुकान खोल रहे हैं। ऐसे में कोरोना कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर भीड़ का इतना बड़ा बुरा हाल है कि सब्जी मंडी में तो देखो आदमी मतलब खाली है थोड़ी, और जो लास्ट में दुकान है पंसारी की, मोटा पंसारी की, कमर्शियल वाली, उसकी वजह से मंडी में भीड़ है, वरना यहाँ भीड़ का कोई मतलब नहीं है।
अगर ये दुकान यहाँ से निकल के मंडी, बड़ी मंडी में चली जाए तो यहाँ का लोगों को फ़ायदा होगा, तो कोरोना से बचाव मिलेगा इसके लिए। और इतनी भीड़ रहती है, 5 बजे लाइन लगती है इस दुकान पर और शाम तक भीड़ रहती है। शाम को कुछ पुलिस वाले भी इससे सामान ले जाते हैं, वो भी इसको बंद भी नहीं कराते, भीड़ नहीं देखते। ये नहीं देखते कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं यहाँ पे। अरे कुछ तो शर्म करो, पुलिस हो तो इसका मतलब रिश्वत खाओगे साहब, क्यों रिश्वत लेते हो? अपना वो करें, पूरा नियम पालन करें अपना। अधिकारियों को 2-3 बार फोन भी किया, उन्होंने पुलिस वाले भेजे, लेकिन वही बात है, वो अपना खर्चा पानी लेके निकल जाते हैं। शाम को आते हैं, भीड़ देख के कहले कोई बात नहीं, आराम से बंद कर लेना, आप हमारा सामान निकाल के रख दिए थोड़ा बहुत, ये कहते हैं और चले जाते हैं। अरे उसका पालन कीजिए, जो ऊपर से आपको अधिकारी कहता है। अगर भीड़ कहीं लगेगी तो उससे नुकसान किसको होगा? आम जनता को। उनकी तो कोई परेशानी नहीं है, जनता की परेशानी है, इसको देखना चाहिए उनको। ये दुकान बाहर चली जाए, आप भीड़ देखे, भीड़ का आलम देखे एक बार, कहीं भी भीड़ नहीं मिलेगी पूरी सब्जी मंडी में, देखे आप, सिवाय उस दुकान के। हम चाहते हैं इस दुकान को या तो टाइम से, या इसको कहे कि बाहर अपनी दुकान लगाए कहीं और, जब तक करोड़ों का काम है। होलसेल की दुकान है, होलसेल की दुकानों को बड़ी मंडी। हरियाणा में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने 7 दिन का लॉकडाउन लगाया है। आज इस लॉकडाउन का 5वां दिन है, लेकिन अभी तक इस लॉकडाउन जैसे हालात देखने को नहीं मिले। ऐसे में वो लोग सरकार के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं जिन लोगों का रोजगार इस लॉकडाउन की वजह से ठप हो गया। इस दौरान अंबाला शहर के दुकानदारों का कहना है कि सरकार द्वारा लगाए गए इस लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी सड़कों पर लोगों की आवाजाही जारी है। ऐसे में इस लॉकडाउन से कोरोना की चेन नहीं टूट रही, बल्कि उनका रोजगार ठप हो रहा है। गुरप्रीत सिंह है। लॉकडाउन से हमें यही परेशानी है, हमारे ऑफिसेज बंद कर दिए गए हैं। मेरा खुद का इमिग्रेशन का काम है, वो हमारा बंद कर दिया गया है और सरकार ने हफ्ते का लॉकडाउन लगाया है, लेकिन हमें नहीं लग रहा इससे कोई आवाजाही रुक रही है, क्योंकि आवाजाही वैसे ही चल रही है जैसे पहले थी, लेकिन इन्होंने दुकानें और ऑफिसेज सारे बंद करा दिए। और इससे ये ना हो कि कोरोना के केस कम हो नहीं रहे, क्योंकि लोग आए जाए इधर उधर हो ही जा रहे हैं, कोरोना के केस कम हो नहीं रहे। इससे ये ना हो कि सरकार आगे और लॉकडाउन बढ़ा दे। उससे क्या होगा, हमें दुकानों और बिजनेसमैन सबको इनको ही फर्क पड़ रहा है और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार को चाहिए कि पूरा प्रॉपर लॉकडाउन करे, सख्ती प्रॉपर करे, तभी ये लॉकडाउन सक्सेसफुल। जो गवर्नमेंट ने इस टाइम लॉकडाउन लगाया हुआ है, इसका टोटली जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है बेनिफिट्स टोटली कुछ भी नहीं आ पा रहा है। किसी नंबर में कोई गिरावट नहीं है, नंबर ऑलरेडी वैसे ही ग्रोथ कर रहे हैं जैसे हो रहे थे पहले भी लॉकडाउन में। इसका टोटली लॉस बिजनेसमैन को ही पड़ रहा है, वर्किंग को पड़ रहा है, जो जॉब वगैरह करते हैं, हर किसी को इसका फर्क पड़ रहा है। कोई पास की सुविधा कुछ, कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है कि कहाँ जाके कोई कैसे फॉलो कर सकता है उस प्रोसीजर को। और बिजनेस पहले ही ऑलरेडी डाउन थे, क्योंकि हमारे आस पड़ोस की स्टेट्स जितनी भी थी वो बंद हो चुकी थी, अब और बंद हो चुकी हैं। और इस लॉकडाउन में जितनी सख्ती गवर्नमेंट ने पहले स्ट्रिक्टनेस दिखाई थी लास्ट ईयर कंपेयर टू, ऐसे ही लग रहा है कि गवर्नमेंट ने उससे भी कुछ नहीं सीखा। जो अभी भी ऑलरेडी 4 दिन हो चुके हैं अम्बाला में, हरियाणा में लॉकडाउन लगाए, 4 दिन में अभी तक कोई नंबर्स में गिरावट नहीं आई, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं हुई। राहुल गांधी ने देश भर में चल रहे कोरोना प्रकोप को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने में पीएम नाकाम साबित हुई है। एक हफ्ते में आए हैं 15 लाख से ज्यादा नए केस। राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता होने के बावजूद भारत में वैक्सीन की कमी देखी जा रही है, जो कि अपने आप में हैरत अंगेज है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।